वो बात ना कर पा रहा हो, या चेहरे पे वो टेढ़ापन आ जाए, या फिर एक हाथ या पाँव ना हिला सकता हो, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और स्मोकिंग। किसी को यंग स्ट्रोक हुआ है पहले, उनके वालिदैन में, बहन भाइयों में, चाचा या मामाओं में या खालाओं में पूरी आदत है जैसे सिगरेट नोशी या शराब नोशी, उसको कम कर दें यार। फेथ एंड डिसिप्लिन पॉडकास्ट में खुशामदीद नाजरीन। आज का हमारा टॉपिक है ब्रेन स्ट्रोक और आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर असगर भाइयों, जो कि स्ट्रोक मेडिसिन के कंसल्टेंट हैं। खुशामदीद डॉक्टर असगर भाइयों। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमारा टॉपिक है ब्रेन स्ट्रोक। तो बताइए ब्रेन स्ट्रोक क्या है? जिसको हम लोग उर्दू में कहते हैं फालिज। तो फालिज जो है ये एक बीमारी है दिमाग की, जिसमें अगर खून जो है सप्लाई रुक जाए ब्रेन की तरफ, जिसको हम लोग कहते हैं खून जम जाए या फिर बहना ज़्यादा हो जाए, तो उसकी वजह से दिमाग पे जो असर आता है, उसका जो जिस्म पे असर है, यानी कि उसको फालिज के तौर पे कहते हैं। टेक्निकली अगर देखा जाए फालिज जो है वो उसकी शायद ट्रांसलेशन पैरालिसिस हो, बॉडी पैरालिसिस होगी, लेकिन चूंकि बरसगीर इंडिया पाकिस्तान में वो फालिज ही जो है ना वो ज़ुबान ज़्यादा आम है ब्रेन स्ट्रोक के लिए, तो उसको समझा जाता है कि फालिज जो है पैरालिसिस जो है दिस इज़ ब्रेन स्ट्रोक। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि जो फालिज है वो सिर्फ ब्रेन स्ट्रोक की वजह से ही होता है या उसकी कोई और भी वजह? फालिज जो है ब्रेन स्ट्रोक की वजह से भी हो सकता है, मगर और वजूहात भी हैं इसकी। असल में फालिज का मतलब है कि एक जिस्म का एक हिस्सा काम नहीं कर रहा। वो हाथ भी हो सकता है, या एक साइड के हाथ पाँव भी हो सकते हैं, चेहरा भी हो सकता है, ज़बान भी हो सकती है। इसकी एक छोटी सी मिसाल अगर मैं आपको दूँ, जैसे लकवा है। लकवा जो है वो फेशियल, उसको बेल्स पैल्सी कहते हैं। अब वो जो है जो हमारी नसें होती हैं उसकी वजह से, वो स्ट्रोक की वजह से नहीं है। अब इसी तरह जो एक जिस्म हमारी जो बॉडी काम करती है उसमें 3-4 अज्जा हैं। जैसे ब्रेन है हमारा, यानी कि दिमाग के बाद वो जब नीचे आता है तो हमारी नसें हैं। अगर कोई भी मसला कहीं दिमाग से लेकर नसों में हो तो फालिज का असर हो सकती है, मगर जब अगर ब्रेन अफेक्टेड हो ब्लड सप्लाई की वजह से, तो उसको हम लोग स्ट्रोक या फालिज कहते हैं। यानी कि उसके अलावा नर्व्स एंड ब्रेन दोनों। अच्छा, इसकी इलामात क्या हैं? ऐसी कौन सी इलामात हैं जिनका हमें जो है ना वो हमें अवेयरनेस होनी चाहिए ताकि हम जान सकें कि ये ब्रेन स्ट्रोक है? अगर किसी मरीज़ को एकदम से अगर वो बात ना कर पा रहा हो, या चेहरे पे वो टेढ़ापन आ जाए, या फिर एक हाथ या पाँव ना हिला सकता हो, तो ये जो हैं अलामात हैं स्ट्रोक की या फालिज की। जिसमें कई दफ़ा होता है कि कुछ शख्स हैं उनका चेहरा एक तरफ ढलक जाता है या उनकी एक आंख भी थोड़ी सी इस तरह हो जाती है उनके विजन में। तो वो हाँ बिल्कुल, आंख इनके वो विजन जो है वो ज़ाहिर बात है कि या तो मरीज़ खुद बताए या फिर डॉक्टर देखे तो उसको पता चलेगा। मगर जो ज़ाहरी अलामात हैं, चेहरे का जिस नीचे जाना, या फिर मुंह टेढ़ा हो जाना, या पाँव या हाथ का ना हिलाना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है जिसे हम CVA एंड TIA कहते हैं, इन दोनों में क्या फ़र्क है? CVA जो है इसको कहते हैं सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, और TIA कहते हैं ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक। ट्रांजिएंट का मतलब है कि जल्दी ख़त्म होने वाला या थोड़ी देर के लिए। तो जो थोड़ी देर में अगर आपको ये किसी मरीज़ को अगर ये अलामात आएँ और सही हो जाए तो उसको TIA कहते हैं, मगर ये अगली बार हो सकता है कि स्ट्रोक का बायस बन सकती है। अब जो ट्रांजिएंट या TIA है उसका एक बात यह है कि ये आपको एक खतरे की घंटी उसने बजा दी कि आपने किसी अच्छे मालिज को दिखाना है फौरी तौर पे, ताकि अगली बार आपको ये मसला ना हो, क्योंकि वो अगली बार खुदा ना खास्ता आपको फालिज का असर हो सकता है। जैसे कि कुछ लोगों को कुछ एपिसोड्स होती हैं TIA की, स्मॉल स्ट्रोक होता है, वो रिजॉल्व हो जाता है, वो उसको सीरियस नहीं लेते। तो क्या स्मॉल स्ट्रोक की जो इलामात हैं या एपिसोड्स हैं, क्या वो इस बात का पेश खैमा है कि आपको CVA हो सकता है? बिल्कुल जनाब, अगर देखा जाए कि बुनियादी वजह वो स्ट्रोक ही है, और हमने बुनियादी वजह को ही सही करना है, यानी कि वो सही दवाइयाँ देनी है, उसको सही तरह इन्वेस्टिगेशन करना है। तो TIA एक समझें कि एक आपको वार्निंग शॉट मिल गया, जिस तरह एक वार्निंग लेटर आता है, आपको वार्निंग लेटर आ गया कि आपको खुदा ना खास्ता या किसी मरीज़ को खुदा ना खास्ता स्ट्रोक हो सकता है। तो इसके बहुत ज़रूरी है कि जैसे ही हो तो ये अलामात आने के बाद अगर ख़त्म हो जाती हैं और दोबारा ज़ाहिर नहीं होती, तो आपने फौरी तौर पे डॉक्टर के पास जाना है, किसी अच्छे से दिमागी डॉक्टर को ताकि दिखाएं और आपकी सही इन्वेस्टिगेशन हो, ताकि अगर हाईएस्ट जो रिस्क होता है वो पहले 7 दिन में होता है और 28 दिन तक इसका रिस्क रहता है, और इसके बाद फिर रिस्क कम होता चला जाता है। मगर ये इसका ये मतलब नहीं कि ख़त्म हो गया। तो आपने अगर दिखाएंगे तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। एक फैमिली को मैं पर्सनली जानता हूँ, उनके एक मरीज़ को पता चला जी कि उनकी टांग टूट गई फॉर सम रीज़न, और वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए और बाद में उनकी डेथ हो गई।
तो कुछ अर्सा बाद पता चला जी कि उनको कुछ TIE की एपिसोड्स हो चुकी थी। तो वहाँ से मैं थोड़ा सा हैरान था कि उन्होंने इस चीज़ को सीरियस क्यों नहीं लिया कि अगर उनकी जो डेथ है, कॉज ऑफ डेथ जो है वो स्ट्रोक की वजह से हुई, CVA की वजह से। सो ऑब्वियसली जब वो TIA की एपिसोड्स हुई तो उसको सीरियसली नहीं लिया गया, या मरीज़ ने नहीं लिया, या उन्होंने टाइम पे दिखाया नहीं। बट देयर मस्ट बी सम रीज़न कि उस वजह से जो हुई। तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे लोगों को? इसमें दो बातें हैं। एक तो हमारी बदकिस्मती है, मैं ये कहूँगा, क्योंकि हमारे पास सर्विसेज हैं, डॉक्टर हजरात हैं, हॉस्पिटल्स हैं, मगर हमारे पास जो मरीज़ हजरात हैं या लोग, आम लोग हैं, उनको ये जानकारी बहुत कम है या इनको तालीम बहुत कम है इसके बारे में। क्योंकि ये NHS में तो एक बहुत बड़ी कैंपेन चली थी और पूरी दुनिया में कैंपेन चली थी जिसको हम कहते थे फास्ट। F से आता है फेस, A से आता है आर्म, S से आता है स्पीच और T से आता है टाइम। अगर किसी को भी ये अलामत हो तो उनको फौरी तौर पर यानी कि फास्ट काम करना चाहिए, यानी कि किसी को डॉक्टर को दिखाना चाहिए ताकि ये अलामत जल्दी पकड़ी जाएं, ताकि आप खुदा ना खास्ता किसी बड़े उससे स्ट्रोक से बच जाएं। तो मेरा आगाही की बहुत सख्त ज़रूरत है हम लोगों को और अशद ज़रूरत है। अगर ये हो जाए तो इंशाल्लाह ताला इसको जल्दी पकड़ने में आसानी होगी। मगर हम लोग अनफॉर्चुनेटली बाज़ मरतबा चीज़ों को लाइटली लेते हैं पहले, और जब बीमारी बिल्कुल सर पे आ जाती है तो फिर हम काम करते हैं। इस मुल्क में हम ये प्रोग्राम UK में फ़िल्म कर रहे हैं, ये कितना बड़ा मसला है UK के लिए और हमारे जो नाजरीन हैं उर्दू में सुनने वाले। UK में ज़ाहिर है उर्दू बोलने वाली कम्युनिटी है, प्लस इंडिया एंड पाकिस्तान में। तो अगर बरसगीर में और UK में ये कितना बड़ा मसला है? अगर मैं आपको एक मिसाल दूं UK की, तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि जो NHS का बजट है स्ट्रोक के लिए जो वो इस्तेमाल करते हैं वो तकरीबन 8 बिलियन पाउंड है सालाना, जो एक बहुत बड़ी रकम है। 8 बिलियन पाउंड जो है, इसकी वजह यह है कि क्योंकि एक बार जब किसी को स्ट्रोक हो जाता है तो उसके केयर करने के लिए बहुत बड़ा पैसे चाहिए होते हैं, तो इसको रोकने के लिए बड़े इकदाम करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जो हमारी एशियन कम्युनिटी है उनको स्ट्रोक ज़्यादा भी होते हैं और कम उम्र में भी होते हैं, क्योंकि हम लोगों की कम्युनिटी में डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन जल्दी उम्र में होता है और ये एक बहुत बड़े रिस्क फैक्टर है स्ट्रोक के लिए। तो जिसकी वजह से हमारे मुल्कों में ये ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है और इसलिए अनफॉर्चुनेटली एक बहुत बड़ी डेथ भी होती है। अगर खुदा ना खास्ता किसी को स्ट्रोक हो जाए तो ये कितना जो है ना वो डैमेजिंग है उसके विक्टिम के लिए? देखिए, स्ट्रोक की बहुत सारे मुख्तलिफ इकसाम हैं, जिसमें से एक है टोटल एंटीरियर सर्कुलेशन। इसका मतलब है कि मेन आर्टरी ब्लॉक हो गई है तो दिमाग का बहुत बड़ा हिस्सा जो है अफेक्ट हो गया। वो तो इंतहाई ख़तरनाक है क्योंकि उसमें जो मोर्टेलिटी यानी कि मरने के चांसेस हैं वो 60 से 70% है विद इन 1 महीने के अंदर अंदर। इसी तरह बाकी जो स्ट्रोक हैं उसमें फिर कम होता चला जाता है। एक बहुत बड़ी कम्युनिटी अनफॉर्चुनेटली उनको ये होता भी है। और दूसरी तरफ जो है स्ट्रोक 2 तरह के होते हैं, जिसमें एक तो ये कि ब्लॉकेज हो गई, क्लॉट आ गया, दूसरे में है कि अगर दिमाग पे आपका खून जम गया, खून आ गया, वो भी अच्छा नहीं है क्योंकि खून आने की वजह से दिमाग ज़्यादा अफेक्ट होता है और वहाँ पर डेथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर हम स्टैटिस्टिकली देखें तो जेंडर वाइज ज़्यादा फीमेल में है स्ट्रोक या मेल्स में? मेल्स में ज़्यादा है, मगर फीमेल रिस्क फैक्टर होते हैं। अगर खुदा ना खासा किसी फीमेल को हो जाए तो उसके सीवियरिटी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, मगर मेल ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। अगर हम पॉपुलेशन को डिवाइड करें यंगर पॉपुलेशन एंड ओल्डर पॉपुलेशन में, तो जो ओल्डर पॉपुलेशन है उसके अंदर इसकी मेन वजूहत जो है, जैसे हमारे बाकी बीमारियों की वजूहत हैं, जैसे डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर और स्मोकिंग, ये ज़्यादा कॉमन रीजंस हैं किसी भी, क्योंकि मेन ये जो तीनों बीमारियां हैं ये आपके वेसल्स को डैमेज करती हैं। ये वेसल डैमेज तकरीबन चलता रहता है 5 से 10 साल, जिसका कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए जो हमारे ओल्डर पॉपुलेशन है जिनको ये बीमारियां होती हैं अक्सर और बेशतर, जिसकी वजह से उनको स्ट्रोक का ज़्यादा खतरा होता है। यंगर पॉपुलेशन में भी होता है मगर उसकी वजूहत मुख्तलिफ। तो यंगर पॉपुलेशन में क्या वजूहत हैं इसकी? मेन तो जो है अगर देखा जाए तो एक तो ये कि अल्लाह का एहसान है कि एक बहुत कम लोगों को ये होता है, मगर जब होता है तो उसमें हमारे हम लोग जिसको कहते हैं ब्लीडिंग या वेसल प्रॉब्लम्स, यानी कि हमारे जो नसें हैं उसमें कोई ख़राबी हो, उसमें सोजिश हो, या फिर हमारे जो खून जमने की अगर सलाहियतें मुख्तलिफ हो जाएँ या ब्लीडिंग हो जाए या फिर खून जम जाए तो उसमें भी ज़्यादा होता है। ऐसी कोई साइंस या सिम्टम्स हैं जो कि हम स्पॉट कर सकें वक्त से पहले और यंगर पॉपुलेशन में जिनको स्ट्रोक होता है उनको हम सेव कर सकें? मेन बात हमें उनमें ये देखनी पड़ेगी कि अगर किसी की फैमिली में
कोई किसी को यंग स्ट्रोक हुआ है पहले, उनके वालिदैन में, बहन भाइयों में, चाचा या मामाओं में या खालाओं में, तो उनके चांस ज़्यादा होते हैं, तो उनको स्क्रीनिंग करनी चाहिए कि अगर एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि अगर बचपन में उनको कोई मसला हुआ हो हार्ट का किसी और चीज़ का, उनमें भी ज़्यादा चांसेस होते हैं। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि कंजेनिटल हार्ट डिजीज जो है, अच्छा अगर हम इसकी प्रिवेंशन की बात करें ओल्डर एडल्ट्स में, तो हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? जो रिस्क फैक्टर्स हैं अगर हम उसको देखें तो वही मेन चीज़ें हैं। तो जैसे डायबिटीज़ अगर किसी को है तो उसको कंट्रोल करना ज़रूरी है, अगर किसी को डायबिटीज़ नहीं है तो उसको प्रिवेंट करना ज़रूरी है। इसी तरह हाई ब्लड प्रेशर है, उसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। अगर स्मोकिंग करें तो उसको छोड़ना ज़रूरी है। शराबनोशी भी एक वजह है, तो इसको कंट्रोल करना जितना अच्छा होगा तो उतना फ़ायदा होगा। इसी तरह कोलेस्ट्रॉल लेवल्स है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो होने को स्ट्रोक तो ब्रेन के किसी हिस्से में हो सकता है, तो हम दिमाग को मेनली राइट साइड और लेफ्ट साइड में डिवाइड करते हैं, तो किस साइड का स्ट्रोक ज़्यादा खतरनाक हो सकता है? जो हमारा दिमाग और बॉडी का कनेक्शन है ना, वो ऑपोजिट है। हमारा लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन जो है, यानी कि दिमाग जो है लेफ्ट साइड का, उल्टे हाथ का, वो राइट साइड को कंट्रोल करता है। इसी तरह राइट साइड का लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है। और एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो हमारी है वो 60-70% राइट हैंडेड होती है। तो इस लिहाज से मुझे ये कहना चाहिए कि जो उल्टे हाथ का दिमाग जो है, लेफ्ट साइड का दिमाग, उसका स्ट्रोक जो है ना ज़्यादा खतरनाक हो सकता तो अगर किसी को स्ट्रोक हो जाए खुदा ना खास्ता, तो उसका ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है हमारे? देखें, जब किसी को स्ट्रोक हो रहा है तो शुरू के जो 4 से 5 घंटे होते हैं ना, वो बहुत ही ज़रूरी और इम्पोर्टेंट होते हैं। उसका रीज़न ये है कि उस टाइम पे हम लोग उनको दवाइयाँ वगैरह ऐसी दे सकते हैं जो उनके स्ट्रोक को रोक भी सकता है और उनके सिम्टम्स को रिवर्स भी कर सकता है। तो इसको हम लोग कहते हैं अर्ली रिकग्नाइजेशन, यानी कि जल्दी जल्दी हो सके इसको हॉस्पिटल ले जाके उनका स्कैन कराया जाए ताकि पता चले किस तरह का स्ट्रोक है। अगर स्ट्रोक किसी ब्लड क्लॉट की वजह से है तो ऐसी दवाइयाँ अभी मौजूद हैं कि वो क्लॉट को हम लोग बस्ट कर सकते हैं। और खुदा न खासा ब्लीड की वजह से तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे तो जैसे आपने बताया भी अभी कि फास्ट नाम की कैंपेन है यूके में कि आप जितनी जल्दी हो सके इसका ट्रीटमेंट लें, तो अगर इसमें डिले हो जाए तो उसके क्या नुकसान हैं? तकरीबन 85% जो स्ट्रोक होते हैं वो ब्लड क्लॉट की वजह से होते हैं। अब ब्लड क्लॉट को तोड़ने की मेडिकेशंस मौजूद हैं हमारे पास, मगर उनका दौराने जो है वो 4.5 घंटे। अगर आप किसी मरीज़ को कोई अफेक्ट हुआ और 4 घंटे के अंदर अंदर वो हॉस्पिटल आ गया तो उसको वो दवाई दी जाएगी, वरना फिर नहीं दी जाएगी। उसका रीज़न ये है कि उसका एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है ब्लीडिंग, तो ब्लीडिंग चांस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए जितना जल्दी हो सके वो दवाई देनी चाहिए अगर उसको वो क्वालिफाई करता है। तो ये तो होगी एक टेक्निकल साइड। तो एक लेमैन के लिए, आम लोगों के लिए समझाने के लिए कि क्या अगर हम डिले करेंगे तो क्या दिमाग के वो सेल परमानेंट डैमेज हो जाएंगे? देखें, स्ट्रोक की मिसाल थोड़ी अगर एक दूं मैं आपको कि बिलफर्ज अगर एक कमरे में 10 लोग हैं और खुदा न खास्ता वहाँ पर कोई ऐसा वाक़या हो जाता है तो शुरू में लगता है कि जैसे 10 लोग के 10 लोग मर गए। तो ब्रेन की हमारी मिसाल ऐसी ही है। तो पहला जो इंप्रेशन है ना वो अच्छा नहीं होता है, मगर जैसे वक्त गुजरता जाता है तो पता चलता है कि भाई सब नहीं है, कुछ लोग जिंदा भी हैं और कुछ लोग ज़्यादा ज़ख्मी हैं। तो ब्रेन की कहानी भी यही है कि जितनी जल्दी हो सके आप जाएंगे, इलाज शुरू होगा तो जो ज़ख्मी हैं वो भी सही हो जाएंगे। यहाँ ज़ख्मी से मुराद है हमारे ब्रेन सेल्स। जितने ब्रेन सेल्स हमारे ज़्यादा डेथ होगी उतना ज़्यादा नुकसान होगा, जितना कम होंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा, और टाइम की वजह से उनके बेहतर हो जाते हैं वो। तो अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, अगर मरीज़ को ट्रीटमेंट दे दिया जाए तो उसकी कोई कॉम्प्लिकेशंस भी हैं पोस्ट प्रोसीजर? जी जनाब, तो देखें, जो अगर हम लोग अगर बात कर रहे हैं यहाँ पर 2 तरह की ट्रीटमेंट की, बल्कि 3 तरह की ट्रीटमेंट की। पहली ट्रीटमेंट है क्लॉट बस्टिंग मेडिकेशन, जो हमारे जो दोथरा बना है उसको तोड़ने की। उसकी ज़ाहिर बात है कि गोश्त के लोथड़े को तोड़ रहा है, खून के लोथड़े को, तो वो खून वहाँ पर ब्रेन में भी हो सकता है, तो इसके चांसेस होते हैं। इसीलिए जितनी जल्दी वो करेंगे तो उतने चांसेस कम होंगे, जितना लेट करेंगे तो चांसेस ज़्यादा होंगे। पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर डिले हो जाती है ट्रीटमेंट में, जो ब्रेन डैमेज है वो ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब है मरीज़ ज़्यादा अफेक्ट होगा, तो वो भी अच्छा नहीं है। तीसरा जो अफेक्ट है वो है अगर किसी को खुदा ब्लीड हो गया है तो ब्लड प्रेशर उसका हाई है तो ब्लीड के चांसेस और बढ़ते जाएंगे और ब्लीड बढ़ सकता है। तो जो भी, इसलिए इन चीज़ों को जितनी जल्दी हो सके ट्रीटमेंट करेंगे तो कम से कम डैमेज होगा, तो कम से कम उनको असरात आएंगे उसके। ऑल्दो कि ये प्रोग्राम इंडिया और पाकिस्तान के देखने वालों के लिए भी है, लेकिन ये सवाल जो है वो पर्टिकुलरली इस मुल्क के लिए जो यहाँ की उर्दू बोलने और समझने वाली कम्युनिटी है कि अगर खुदा ना खास्ता उसमें किसी को स्ट्रोक हो जाए तो उनके लिए इस मुल्क में क्या सपोर्ट है? देखिए, NHS का भी जैसे हमने बताया कि एक बहुत बड़ा बिल है तकरीबन 8 बिलियन पाउंड का, तो ये है इसी चीज़ के लिए कि हम लोग जैसे ही असरात आएँ आप फौरी तौर पर एमरजेंसी कॉल करें ताकि आपको देखा जा सके, ताकि आपके स्कैन्स हो सकें टाइम पे और आपको अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाए, ताकि आपको हॉस्पिटल में असेस किया जाए। क्योंकि यहाँ पर हमारे एक बहुत बड़े डिपार्टमेंट्स हैं फिजियोथेरेपी के, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के, वो आपकी इस तरह मदद कर सकते हैं। इसी तरह हमारे इसका एक डिपार्टमेंट इसको कहते हैं स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी,
क्योंकि स्ट्रोक में जैसे आपको पता है कि जिस तरह हाथ और पाँव अफेक्ट होता है, इसी तरह हमारी ज़ुबान भी अफेक्ट होती है, हमारा निगलना भी अफेक्ट हो सकता है, जिसको संभालना बहुत ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली जितने जो बड़े स्ट्रोक होते हैं उसमें अगर किसी की डेथ होती है तो ज़्यादातर नमूनिया की वजह से होती है, क्योंकि उनकी स्वॉलोइंग अच्छी नहीं होती है, तो उसका असेस करना बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरह मेल न्यूट्रिशन की वो उसको बचाने के लिए भी ज़रूरी होता है। तो ये सब जो टीमें हैं ये वहाँ काम कर रही होती हैं और इसी को ही वो फ़ायदा देती हैं। थैंक यू वेरी मच। काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन थी जो आपने शेयर की। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप क्या रिकमेंड करेंगे, हम स्ट्रोक को प्रिवेंट करने के लिए आपकी क्या रिकमेंडेशंस हैं? बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि अगर बीमारी को जड़ से या पहले से पकड़ लिया है तो बहुत अच्छा है। सबसे पहले तो हमारा जो खाना पीना है उस पर एहतियात करें कि ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें ना हो, और अगर कोई बुरी आदत है जैसे सिगरेट नोशी या शराब नोशी उसको कम कर दें या छोड़ तर्क कर दें तो बहुत अच्छा है। तीसरा ये है कि डायबिटीज़ अगर किसी को है तो उसको कंट्रोल अच्छा होना चाहिए, ब्लड प्रेशर है तो कंट्रोल होना अच्छा होना चाहिए। अगर इन सब चीज़ों के बावजूद भी किसी को हो जाता है तो फौरी तौर पर अगर वो तिब्बी इमदाद के लिए करे तो अच्छा रहेगा। तो इस तरह, क्योंकि तकरीबन 60 से 70% जो स्ट्रोक मरीज़ हैं उनको डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन होता है, उसका जितना अच्छा कंट्रोल होगा इतने कम चांसेस होंगे स्ट्रोक के। अच्छा, अगला जो सवाल है वो चूँकि कम्युनिटी हमारी जो है इंडिया पाकिस्तान की, उसमें जो ज़्यादा वो प्रेफर करते हैं वो ट्रेडिशनल मेडिसिन को नहीं प्रेफर करते। वो चाहते हैं कि कोई, जैसे हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं देसी इलाज या कोई हकीमी इलाज इस टाइप की। उसमें एक चीज़ है, कुछ लोग रेकमेंड करते हैं कि कबूतर जो है, परिंदा जो कबूतर, उसका गोश्त खाने से आपको स्ट्रोक में रिकवरी जल्दी होती है, स्पेशली जिनको आपने मेंशन किया वर्ड लकवा का, यानी फेस पॉलिसी जो हो जाता है, तो उसके लिए तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए जनाब, इस मुल्क में रहते हुए मैंने अभी तक किसी को कबूतर खाते हुए नहीं देखा जिसकी वजह से उसका स्ट्रोक अच्छा हो गया हो। अब बात सारी ये है कि आप इसको दूसरे तरीके से ले लें। हमारे मुल्कों में चूंकि इतनी अच्छी सर्विसेज नहीं है तो उनको अच्छी खुराक की ज़रूरत होती है, तो जहन जो है वो या ब्रेन है वो स्लोली रिकवर कर रहा होता है। अच्छी खुराक मिलेगी तो जिस्म तवाना रहेगा। तो मेरा अंदाज़ा है कि इस वजह से ऐसा हुआ है, ना कि उसकी वजह से। तो उसका डायरेक्ट कोई इफेक्ट नहीं है, कम से कम मेरी नॉलेज में नहीं कि डायरेक्ट इफेक्ट हो। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर असगर भाइयों, काफ़ी मुफीद हमारी कन्वर्सेशन रही और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे नाजरीन ने इससे काफ़ी कुछ सीखा होगा। बहुत शुक्रिया नाजरीन आज की एपिसोड देखने के लिए। अगर आज की एपिसोड आपको मुफीद लगी हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आइंदा आने वाली एपिसोड पॉडकास्ट एपिसोड्स के अंदर हम इसको लाइव करने का इरादा रखते हैं, जिसमें हम आपसे लाइव क्वेश्चंस लेंगे और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, मेंटल या फिज़िकल हेल्थ इश्यूज़ हैं, उसको सॉल्व करने में आपकी मदद करेंगे। देखने का बहुत शुक्रिया।